हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का आपका जो 2024 का आपको ओरिजिनल पेपर आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है तो ये सब क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेके मेहता। तो याद रखिए किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने कहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा सम्मिलित होता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में याद रखिएगा व्यक्तिगत इकाई बिल्कुल, छोटी छोटी इकाई बिल्कुल, व्यक्तिगत मूल्य बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाए इनमें से सभी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन कौन सा है भाई? तो साधनों का आवंटन या साधनों का कुशलता उपयोग या आर्थिक विकास या इनमें सभी। तो देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या बोलेगा संसाधनों का आवंटन कैसे बंटवारा किया जाए, संसाधनों का कुशलता उपयोग कैसे किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, तो ये भी सभी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो कौन सा वक्र हो गया बाबू? तो याद रखिएगा उत्पादन वक्र तो होगा नहीं, मांग वक्र होगा नहीं, उदासीनता वक्र होगा नहीं, क्या होगा? उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे यदि हम लोग देखते हैं जब कुल उपयोगिता क्या होता है? टोटल यूटिलिटी अगर एकदम अधिकतम रहता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर हमारा शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा जब टोटल यूटिलिटी जो एकदम अधिकतम होगा, जब कुल उपयोगिता एकदम टॉप लेवल में होगा, तो याद रखिएगा आपको सीमांत उपयोगिता क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। आगे देखो, उपयोगिता का संबंध किससे है? लाभदायक से, नैतिकता से या मानव की आवश्यकताओं से, आवश्यकताओं की पूर्ति से। देखिए उपयोगिता मतलब हम मान लीजिए एक रोटी खा रहे हैं तो हमको कितना उपयोगिता मिलेगा? 10। 2 रोटी खा रहे हैं तो 6। तो इसका मतलब देखिए लाभ से कोई मतलब नहीं है, नैतिक से मानव की ज़रूरत की पूर्ति, भैया कितना उसको पूर्ति, कितना ज़रूरत है उसका पूर्ति हो जाएगा, तो ये उपयोगिता का संबंध होता है। आगे देखते हैं, आवश्यक वस्तुओं के मांग की लॉज क्या होता है? जो हमारा ज़रूरत वाला वस्तु है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लॉज क्या होता है? आपका शून्य होता है, ना कि असीमित भी नहीं होगा, इकाई से अधिक भी नहीं होगा, इकाई से कम भी नहीं होगा। उत्पादन किसका फलन करता है? तो उत्पादन किसका फलन करता है? तो याद रखिएगा कीमत के करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा? उत्पत्ति के साधनों का फलन करेगा, उत्पत्ति के साधनों का। कुल वह भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मौद्रिक लागत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में देखिए आपका नॉर्मल प्रॉफिट, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। व्यक्त लागत मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी किया जाता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट किया जाता है। अव्यक्त लागत, इनमें से सभी हो जाएगा मौद्रिक लागत को अगर करिएगा सम्मिलित। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो देखिए स्थिर लागत नहीं है, बीमे का प्रीमियम भैया एक स्थिर लागत हमेशा लगेगा, ब्याज एक स्थिर लागत है, फैक्ट्री का किराया एक स्थिर। लेकिन कच्चे माल की लागत क्या है? जितना कच्चा माल खरीदिएगा उतना ही आपको लागत लगेगा, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम खरीदिएगा तो कम। तो ये क्या आपका स्थिर लागत नहीं है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वस्तु की वह उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय में, अगर बोल रहा है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं, इसमें विक्रेता मतलब बेचने वाला किसी निश्चित समय पर अस्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ति बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसको हम लोग मांग नहीं बोलेंगे, ना ही पूर्ति की लॉज, ना ही मांग की लॉज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जब वस्तु की मूल्य निर्धारित होती है तो किसके द्वारा होता है? मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत है, तो देखिए कितना आदमी खरीदने वाला है, कितना आदमी बेचने वाला है। तो मांग द्वारा सिर्फ होगा, अकेले नहीं होगा, क्या पूर्ति द्वारा होगा? नहीं, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। ये खरीदने वाला कितना, बेचने वाला कितना, उसी के अनुसार हम लोग को क्या कर रहे हैं? वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। आगे देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर मांग वक्र खिसक जाता है, दाईं तरफ, ऊपर की ओर, बाईं तरफ या नीचे की ओर। तो याद रखिएगा बाईं तरफ आपको खिसक जाएगा, या क्योंकि पेट्रोल की कीमत अगर आपको बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको कार का डिमांड क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा सही है? पूर्णतः लोईदार पूर्ति, ES बराबर इन्फिनाइट या अधिक लोईदार पूर्ति, ES ग्रेटर देन 1 या पूर्णतः बेलोईदार पूर्ति, ES बराबर 0, इनमें से सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित कर रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? MR हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? AR हो जाएगा। समझ में आ गया? मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है या एक अधिकार है, या एक अधिकार प्रतियोगिता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए एक अधिकार बाजार में ऐसा दिखाया जाता है, मोनोपोली मार्केट में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा डिमांड का हो जाएगा और ये प्राइस है और ये हमारा क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। तो इसमें किसको दिखा रहा है?
अधिक लोईदार मांग को, या पूर्णतः लोईदार मांग को, या पूर्णतः लोईदार मांग को, या कम लोईदार मांग को। तो इसको किसको दिखा रहा है? अधिक लोईदार मांग को दिखा रहा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है स्थायी पूंजी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी पूंजी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मूल्यह्रास बोलते हैं स्थायी पूंजी को। उपभोग को, अगर स्थायी पूंजी का उपभोग कर रहे हैं तो देखिए मान लीजिए कोई भी फिक्स कैपिटल उसका उपभोग कर रहे हैं तो क्या मूल्यह्रास, उसका मूल्य में कमी आएगा। कोई फ्रिज है या फिर कोई आपको फर्नीचर है या फिर कोई मशीन, उसका उपभोग हम लोग करेंगे तो क्या होगा? उसका रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा, मूल्यह्रास हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है। किसने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? तो सेपिरो या फिर एम.एच. स्पेनर या फिर केन्स या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेपिरो हो जाएगा। आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र से कौन से संबंधित है? तो बीमा हो जाएगा आपका, इंश्योरेंस तो तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। विनिर्माण, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो क्या द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। बीमा तृतीय क्षेत्र, व्यापार तृतीय क्षेत्र, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है? दोहरे संयोग का अभाव। तो भैया दोहरे संयोग का अभाव में भी दिक्कत होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विभाजन बांटने में कठिनाई होता है। असामान्य स्वीकार्य मूल्य मापक का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। मौद्रिक नीति का संबंध किसे? खुले बाजार के क्रियाओं से, या करों से, या सार्वजनिक ऋण से, या सार्वजनिक व्यय से। याद रखिए खुले बाजार के क्रियाओं से। आगे देखिए बोल रहा है केन्स का गुणक किनके बीच संबंध स्थापित करता है? निवेश और आय, आय और उपभोग, बचत और निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा निवेश और आय से संबंधित रखता है। समस्त मांग का प्रमुख घटक क्या है? समस्त मांग का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग या इनमें से सभी। तो याद रखिए इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है गुणक को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो याद रखिए के बराबर डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई हो जाएगा। इसका इसी के सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखिए बोल रहा है यदि MPC 0.5 है और प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि कितना होगा? तो इसको अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो 200 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं न्यून मांग को ठीक करने में निम्न में से कौन सा उपाय है? राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए राजकोषीय उपाय भी हो जाएगा, मौद्रिक उपाय भी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, या फिर बचत का बजट, या फिर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घाटे का बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे ज़्यादा है? घाटे का बजट। आगे देखते हैं 28 क्या बोल रहा है। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है, मतलब सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय बोलते हैं। बजट में हो सकता है राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी। तो राजस्व घाटा भी हो सकता है, मौद्रिक घाटा भी हो सकता है, प्राथमिक घाटा भी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है व्यापार संतुलन किसको बोलते हैं? व्यापार संतुलन तो बोल रहा है दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, या दूसरा हम लोग बोलेंगे दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों का आयात, दोनों मदों का निर्यात, अदृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों का आयात। मतलब देखिए दृश्य मतलब दिखने वाला और अदिखने वाला जो दिखता नहीं है। मद मतलब क्या होता है? आइटम, और निर्यात मतलब बेचने वाला, और आयात मतलब खरीदने वाला। और तीसरा बोल रहा दृश्य मदों का आयात मतलब जो दिखने वाला जो आइटम उसका आयात में से क्या करेंगे? दृश्य मदों का निर्यात घटा देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दृश्य दिखने वाला और अदिखने वाला दोनों जो आइटम को जितना बेच रहे हैं और उसमें से क्या करेंगे? दिखने वाला और नहीं दिखने वाला जितना वाले को घटा रहे हैं, उन्हें कितना एक्सपोर्ट किए और उसमें से क्या करेंगे? जितना इंपोर्ट किए उसको हम लोग क्या घटा देंगे। तो हम लोग क्या निकल जाएगा? व्यापार संतुलन निकल जाएगा। तो इसमें आपको देखिए जो बता दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव सभी, उसके बाद वाला आपको जो सेक्टर जो आपको सब्जेक्टिव में सेक्शन जो ए आएगा, फिर आपको सेक्शन बी आएगा, फिर आपको सेक्शन सी आएगा। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपको इसी प्रकार आपको 2023 का 22 का सभी क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ से कराया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।